और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रयागराज से। बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों की सुनवाई टली है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होनी थी सुनवाई, लेकिन ये सुनवाई टल गई है। गैंगस्टर के 2 और एक अन्य मामले में होनी थी ये सुनवाई। अब 20 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये कौन से मामले थे और क्यों टली सुनवाई? बाहुबली मुख्तार अंसारी जहां पंजाब के रोहतक जेल से बाधा लाया जा रहा है, इस बीच प्रयागराज के एमपी स्पेशल कोर्ट में आज 3 मुकदमों की सुनवाई होनी थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी से जुड़े थे, जिनमें गैंगस्टर के 2 और एक अन्य मामला था। 3 मुकदमों की सुनवाई थी, लेकिन आज जो है विशेष परिस्थितियों के चलते, क्योंकि कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, आज मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकी है। अब कोर्ट ने ये कहा है कि 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के 10 मुकदमे ऐसे हैं जिनकी सुनवाई प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट कर रही है। उसमें हत्या के 3 मुकदमे हैं, 4 मुकदमे गैंगस्टर के हैं, एक शख्स का है और एक धमकी देने का मामला है। इसके साथ ही साथ एक अन्य मुकदमा भी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि खुद वादी है मुख्तार अंसारी और माफिया ब्रजेश सिंह पर जो है उसने मुकदमा दर्ज कराया था, जान से खतरा बताया था। तो इस तरह से कुल 11 मुकदमों की सुनवाई प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। उन्हीं में से 3 मुकदमों की सुनवाई आज यहाँ पर लगी थी, जिसमें गैंगस्टर के 2 मुकदमे थे, एक अन्य मुकदमा था, और आज सुनवाई चल गई है। जी थैंक यू, धन्यवाद सर्वेश आपका इस अपडेट के लिए। इस बीच और अमित गंजू इस काफिले के साथ जुड़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप काफिले की देख रहे हैं। ईस्टर्न पेरीफेरी पर जो इस वक्त काफिला गुजर रहा है, मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस का एसओजी की टीम लेकर आ रही है। भारी भरकम काफिले के बीच, पूरी सुरक्षा के बीच। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए, जरा कुछ बताइए। देखिए अजय जी, मैं आपको लेटेस्ट बताना चाहूँगा कि अब से 300 मीटर पे एक टोल कट आ रहा है, जिसके लिए यहाँ से लगता है काफिला, क्योंकि एक दिल्ली के लिए जाएगा, एक आगरा, एक पलवल के लिए। अब यहाँ से आगरे 500 मीटर बाद मालूम चलेगा ये कौन सा ट्रैक के लोग पकड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम ये मालूम चला है कि आगरा वाले ही रूट पर ही निकलेंगे। मेरे ठीक आगे देखिए क्षेत्राधिकारी हैं, उनकी गाड़ी, वो अपने गाड़ी के आगे किसी को नहीं चलने दे रहे हैं। मैं अपने शॉफर से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर रख के एक पैसेज को दिखाने की भी कोशिश करें, क्योंकि इधर व्हीकल्स बहुत चल रहे हैं, अननेसेसरली किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कैसे काफिला सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। और अब जिस डिस्ट्रिक्ट से, अभी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट इस वक्त चल रहा है, तो गाजियाबाद के एसएचओ डासना 112 की गाड़ी और इसके अलावा क्राइम ब्रांच या एसओजी की टीम के प्लेन क्लोथ्स में पुलिस की गाड़ी ठीक पीछे से 2 स्कॉर्पियो और एक सुमो गाड़ी चली, यानी 3 गाड़ियां इसमें यहाँ और जुड़ चुकी हैं। जहाँ एक और बागपत में 2 गाड़ियाँ जुड़ी थी, फिर 2 जुड़ी, यहाँ भी जुड़ गई 4 गाड़ियाँ। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है वहाँ के एसएसपी को शायद ये निर्देश दिए गए हैं, या वो अपनी से जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि सकुशल इस फ्लीट को यहाँ से निकाला जाए। और खुद उसके कहीं एक मोड़ पे क्षेत्राधिकारी खुद मुझे दिखे थे। और बिल्कुल आप देख अमित, सकते मैं हैं आपको अपडेट कर दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं जो आप कह रहे हैं कि किस तरह स्पीड से ये एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को खुद आदेश दिया है कि जिस जिले से होकर ये काफिला गुजरेगा, उस जिले में क्राइम ब्रांच की गाड़ियां, पुलिस वहां की सब स्कॉट करेगी, पूरे जिले से उसके साथ उसको निकालेगी। तो ये सीधे डायरेक्ट ऑर्डर है लखनऊ से, और इसीलिए ये गाड़ियां आपको जुड़ती दिखाई दे रही हैं और हर जिले में दिखाई देंगी वहां की पुलिस की गाड़ियां। मगर ये बताइए हमें, ये जो फॉर्मेशन है, लगातार आप चल रहे हैं इस काफिले के साथ अमित, ये जो फॉर्मेशन है कि बीच में एम्बुलेंस, चारों तरफ से हर तरह की गाड़ियां, ये कोई खास फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी फ्लीट सुरक्षा ख्याल है तो उसका हेड और टेल का विशेष ध्यान रखा जाता है। हेड और टेल 2 चीजें होती है। हेड होता है इनिशियल पार्ट में जिसमें पायलट जो गाड़ी करे उसे हेड कहते हैं, उसकी गाड़ी जाके पी का साइन होता है, क्योंकि अब ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर है, उसे न्यायालय से यहाँ निकाला जा रहा है। तो पी की जगह, पायलट की जगह आगे एक सुमो गाड़ी चल रही है, जिसमें एक एसएचओ लेवल के ऑफिसर रहते हैं। उसके बाद फिर एक गाड़ी है, उसके बाद लेफ्ट साइड में बबेरू थाने की गाड़ी है। राइट की अगर बात किया, मैं अपने राइट की बात करूँ तो वहाँ एक थाने की गाड़ी, पुलिस लाइन थाना की गाड़ी है। आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, लेकिन ये फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है किस तरह से है और कितना मजबूत ये फॉर्मेशन है कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। इस बीच में कोई भी जरूरत नहीं कर सकता शरारत की, इस काफिले के साथ छेड़खानी की। अमित भी मथुरा से जुड़े हुए लगातार, ग्रेटर नोएडा से। अमित, क्या मैं देख रहा हूं कि लगातार ये काफिला बिना रुके चला जा रहा है,
क्या काफिले को गुजरने से पहले यहां पर खाली भी कराया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है? क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था देख रहे हैं एक्सप्रेसवे पर? देखिए, जो आपको बता दूं, एक्सप्रेस वे जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है वो पहले से ही काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेस वे है। उसकी जो रफ्तार है 120 की रफ्तार दी गई है। उससे नीचे चलने वाली कोई गाड़ी अधिकतर हाईवे पर नहीं चलती है। तो इसको देखते हुए कि जो एक्सप्रेस वे है वो लगातार हाई स्पीड कार चलाने के लिए ही बनाए गए हैं। इसको उसके बाद जब ये एक्सप्रेस वे से पूरी जो फ्लीट है यहाँ रामपुर जो टोल है यहाँ उतरेगी, उसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा जाएगी। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से होते हुए जो नोएडा एक्सप्रेस वे उसे जाते हुए 0 पॉइंट से होते हुए फिर वो यमुना हाईवे पर चढ़ेगी और यमुना हाईवे से चढ़ने के बाद वो लगातार मथुरा पार करेगी, फिर आगरा पार करेगी। आगरा से फिर वो लखनऊ एक्सप्रेसवे, बताया जा रहा है कि लखनऊ और आगरा जो एक्सप्रेसवे है वहां से वो सीधा बांदा के ले जाएगी। लेकिन जो अभी हम यहाँ खड़े हैं, बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद ये जो फ्लीट है वो यहाँ आ सकती है। जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे जो टोल है या ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, चूंकि कुछ ही देर में यहाँ फ्लीट अभी पहुंचने वाली है और यहीं से टोल से जरा ये भी दिखाइए कि किधर से ये काफिला आएगा और किधर को जाएगा आपके पास, ये सड़क ये भी समझाइए हमें अमित। हाँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे आ जाए, ये जो टोल प्लाजा है, ये टोल प्लाजा जो पीछे अगर देखा जाए तो हरियाणा से आता है और इस तरफ अगर देखा जाए राइट साइड की तरफ अगर इधर देखा जाए तो ये गाजियाबाद से आने वाला टोल प्लाजा है। इधर से गाजियाबाद से आने वाली जितने वाहन है वो सब आते हैं और एक अंडरपास बनाया हुआ है यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल के नीचे से, और ईस्टर्न पेरिफेरल के नीचे से होते हुए फिर ये यू टर्न लेने के बाद फिर यहाँ टोल प्लाजा पे आ जाएगा। यहाँ टोल प्लाजा पे आने के बाद, यहाँ टोल से निकलने के बाद फिर जो ग्रेटर नोएडा के लिए रास्ता गया है, ग्रेटर नोएडा से कासना से होते हुए परी चौक, तो परी चौक के बाद फिर वो यमुना हाईवे पे वो पूरी फ्लीट चढ़ाई जाएगी। और फ्लीट के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से पुलिस मौजूद है। लगातार यहाँ जो और गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। जो भारतीय नंबर की गाड़ियाँ उनको भी पुलिस यहाँ लगातार चेक कर रही है। पूरी मुस्तैदी कर दी गई है। जो कॉरिडोर बनाया गया, मतलब जो रास्ता ईस्टर्न पेरिफेरल, उसको साफ सुथरा रखा गया है। जो अंदर परी चौक के आसपास का जो ट्रैफिक लगने वाला, वहाँ भी ट्रैफिक पुलिस लगा दी गई, जिससे कि फ्लीट को किसी प्रकार का ट्रैफिक में जूझने का सामना ना करना पड़े। तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी पूरी अलर्ट मूड पे है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ फ्लीट आने वाली है और पुलिस की गाड़ियां भी लगी दिखाई दे रही है मुझे आपकी तस्वीरों में। आप ये भी जरा हमें समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं वो कौन सी जगह है? देखिए अजय, ये जो जगह है वो रामपुर सिरसा टोल प्लाजा कहला जाता है। अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा में उतरने के लिए सिर्फ यही एक टोल प्लाजा है जो आगरा से, जो बलवल से और या कोंडली से आने वाले जितने वाहन होते हैं वो यहीं से उतरने के बाद ग्रेटर नोएडा में एंट्री करते हैं। तो ये सिरसा टोल प्लाजा है। इसी टोल प्लाजा के बाद फिर एक छायासा टोल प्लाजा है जो हरियाणा में पड़ता है। तो यूपी की जो सरहद है उसी में मुख्तार अंसारी ले, उसी लिए इस टोल प्लाजा को चुना। और इससे सबसे कंफर्ट बात यह है कि इसी से ग्रेटर नोएडा परी चौक होते हुए अब यमुना हाईवे को जोड़ सकते हैं। चूंकि जो यमुना हाईवे के जोड़ने का जो रास्ता है, इससे आसान कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो हरियाणा है, हरियाणा का जो छायसा, उससे पहले किसी प्रकार का कोई कट नहीं है, कोई टोल प्लाजा नहीं है। तो यही एक महत्वपूर्ण टोल प्लाजा है, इसी से ही आना और मैंडेटरी है, जरूरी है। चूंकि इसके बाद फिर हरियाणा की सीमा लग जाती है। हरियाणा क्षेत्र में छायसा में टोल प्लाजा होने के चलते यहीं से फ्लीट निकाली जाएगी। हम जो खड़े हैं ये सिरसा का टोल प्लाजा है और यहीं से फ्लीट निकाली जाएगी और जो आगे ग्रेटर नोएडा होती यमुना जाएगी। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने का रास्ता है और इसी टोल प्लाजा से जो ईस्टर्न पेरिफेरल पर अभी इस वक्त लाइव आप तस्वीर देख रहे हैं काफिले की, वो आगे बढ़ रहा है। तो उसके आगे जहां अमित खड़े हैं रामपुर टोल प्लाजा के पास, वहीं से गुजरते हुए और फिर ग्रेटर नोएडा में एंटर करने के बाद परी चौक से होते हुए और फिर तुरंत कुछ ही मीटर की दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यहां से शुरू हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे और यहां से काफिला आगे बढ़ जाएगा आगरा की तरफ। और ये बुलंदी के साथ यूपी पुलिस की बुलंद तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां पर हिसाब होने, अब हिसाब करने पूरे आरोपों का मुख्तार लाया जा रहा है आज। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, तो अब तो हिसाब होगा ना, बारी तो अब आ गई ना हिसाब किताब की। बड़े दिनों तक बचते रहे मुख्तार साहब। हाँ, सुनिए अब बड़े लोग भी बचाते रहे। अभी प्रयागराज के संवाददाता ने बताया कि बहुत सही बात बताई। और आज बहुत अच्छा समय है दर्शकों को और पूरे देश को जानने का। हाँ। जिस मुख्तार अंसारी की आप बात कर रहे हैं, पूरे देश में जो एमपी एमएलए हैं 3095 ऐसे केस हैं जो आज भी पेंडिंग है, जिसकी जानकारी रविशंकर प्रसाद जी, कानून मंत्री भारत सरकार ने पार्लियामेंट को दिया था। 25 मार्च की बात है, भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो अगर मुख्तार अंसारी 3095 में से एक है तो 3094 की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात, जो भारत की संसद है
भारत की संसद में 2019 के जो चुनाव में चुने हुए सांसद जो आए हैं उसमें से 233 सांसद पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जी, कुल 543 हैं। हाँ। और ये लगभग 44% की वृद्धि हुई है 2014 के मुकाबले जी। तो ये भी देश को बताना बहुत अनिवार्य है जी। तो जो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में बाहुबल, धन बल और अपराध या अपराधी जी, तीनों का जो समायोजन है हाँ। वो पूरी तरह से भारत के लोकतंत्र को जकड़ के रखा हुआ है। यही तो जैसे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का अगर मैं आपको बात बताऊं जी, 2017 की जो कैबिनेट थी धर्मेंद्र जी, उसमें 44 में से 20 मंत्री ऐसे हैं जी सर, 44 में से 20 मंत्री ऐसे हैं जिसमें आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जी, और 44 में से 35 ऐसे विधायक या मंत्री हैं जिनकी औसत जो मतलब संपत्ति है जी वो 5 करोड़ 34 लाख है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो चुनी हुई सरकार है। अमित दिखा रहे तस्वीर, आ गया काफिला। यस अमित, फ्लीट देखिए, फ्लीट निकल रही है यहाँ से ग्रेटर नोएडा के जो सिरसा टोल प्लाजा है यहाँ से फ्लीट निकल रही है। आप देख सकते हैं ये फ्लीट जा रही है पूरी यहाँ से जो सिरसा का जो रामपुर टोल प्लाजा है यहाँ से अभी फ्लीट निकली है। फ्लीट के साथ पूरी गाड़ियाँ हैं। देखिए आप देख सकते हैं टीवी में कि यहाँ से फ्लीट निकल चुकी है। अब यहाँ से ग्रेटर नोएडा यमुना हाईवे के रास्ते ये फ्लीट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रही है, लगातार पूरी गाड़ी का काफिला जा रहा है। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि गाड़ी के साथ चलने के लिए अभी पुलिस ने पूरा रास्ता बंद कर दिया है, कोशिश करेंगे दिखाने की। ये देखिए ये गुजरा, ये ईस्टर्न पेरिफेरल से उतरकर गाजियाबाद अब ग्रेटर नोएडा में एंटर करता हुआ ये काफिला। और यहीं हमारे संवाददाता अमित मौजूद थे, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे और अभी तस्वीर उन्होंने दिखाए कि किस तरीके से अब ग्रेटर नोएडा में ये काफिला प्रवेश कर रहा है और कुछ ही देर में ये ग्रेटर नोएडा के परी चौक से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर चला जाएगा और फिर एक लंबा सफर आगरा तक का इसका एक्सप्रेसवे पर रहेगा जो कि काफ़ी रफ्तार के साथ रहेगा। ये काफिला इस वक्त गुजरा रामपुर डासना क्रॉस कर चुका है। अब मुख्तार अंसारी का काफिला ग्रेटर नोएडा में दाखिल हो रहा है। ये काफिला, इसी की तस्वीर इस वक्त की लाइव आप देख रहे हैं। ये तस्वीर उसी की है। ओके, तो ये तस्वीर लाइव लगातार हम आपको काफिले की दिखा रहे हैं। आप कहीं नहीं जो देख पा रहे हैं वो न्यूज़ 18 पर आज देख रहे हैं। बड़े दिनों से बड़ी बातें हो रही थी, बड़े आरोप रहे हैं, बड़े माफिया बन गए मुख्तार साहब और उनका हिसाब नहीं हो रहा था क्योंकि हिसाब होने नहीं दे पा रहे थे, वो अदालतों को चकमा दे रहे थे। मगर अब कैसे कानून ने उनको घेर कर लाया है और यूपी की पुलिस उनको लेकर जा रही है इस वक्त। अमित गज्जू, अमित तो आप तो काफिले में, जरा बताइए इस वक्त अपडेट। आप ग्रेटर नोएडा में दाखिल हो रहे हैं आप। देखिए ग्रेटर नोएडा में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद आगे जाके राइट एंड राइट एक पैसेज कटेगा जिसमें से सीधे रास्ता वो एक्सप्रेस हाईवे के लिए जुड़ेगा। कहीं ना कहीं अब देखिए यहाँ से लेफ्ट टर्न करते हुए पूरी फ्लीट जा रही है और आगे से 6.5 किलोमीटर के बाद से जो परी चौक की वाली जिसकी बात की जा रही थी उससे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको पूरा क्लोज करके दिखाएं कि पूरा कैसे काफिला सिस्टमेटिक ढंग से, जिसका बार बार बात हो रही थी कि कैसे कहाँ से निकलेगा, कौन से रूट निकलेगा, जिस रूट की जिस जगह की न्यूज़ 18 ने रूट प्लान बताया था ए का, वो कहीं ना कहीं सच निकल रहा है। जैसे वहाँ से रोपड़ से लेके अब तक का जो भी रूट है और अब इसके बाद से जो भी रूट स्टार्ट होगा जिसमें आगरा यमुना एक्सप्रेस आएगा, उसके आगरा एक्सप्रेस वाला आएगा, उसके बाद कानपुर, उसके बाद फिर चौड़ागरा के बाद बिंदकी के बाद बांदा, ये पूरा रूट एज इट इज चलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि 2 बजे ये काफिला चला है, 7:05 होने को है, 5 घंटे में इसने सारा ये पूरा एरिया कवर किया। और कांस्टेबल्स और उत्तर प्रदेश पुलिस के जज्बे को भी सलाम कि इतने लंबे स्ट्रेच में सिर्फ 3.5 मिनट के लिए रुके और फिर वो गाड़ी चल दी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस के जहन में भी बात है कि अधिकारियों के जो निर्देश हैं कि इसे सकुशल लाना है, ना तो कहीं रोकना है। और सबसे बड़ी बात अजय जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मुख्तार जो व्हील चेयर पर बैठ के अपने इसके सुपरिटेंडेंट के कमरे में आया था, जो खुद लकड़ी की चेयर पर बैठ के पेपर को साइन कर रहा था, अचानक जेल से निकलने के बाद वो सीधे स्ट्रेचर पे लेट गया और ऐसा लेटा है कि वो मूवमेंट भी नहीं कर रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर एम्बुलेंस में पुलिस का कोई कर्मी नहीं है, स्वास्थ्य महकमे के भी कर्मी हैं, पीछे 2 लोग हैं और आगे एक डॉक्टर, क्या सीनियर डॉक्टर है, पीछे जूनियर डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल एक स्टाफ के व्यक्ति हैं
और व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पजामा और ग्रे रंग की स्लीपर पहनी और अपना एक हैंडबैग लेके आराम से विश्राम कर रहे हैं। ऐसे तो जनरली वो चश्मा, क्योंकि कल की रात उनके लिए बड़ी भारी रात थी, करवटें बदलते रहे, बिस्तर बदलते रहे, करवटें बदलते रहे और चश्मा उतारते रहे। लेकिन ताज्जुब देखिए कि इस वक्त सोने के बाद भी अभी चश्मा आंखों पे लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं बेफिक्र होकर जा रहे हैं। दहशत दिल में जरूर है, लेकिन चेहरे पर उसका कहीं ना कहीं आभास ना हो लोगों को। ये इसीलिए व्हाइट चादर से पूरी उस एम्बुलेंस को ढका गया है। ना तो इतने बड़े स्टार है कि उनके कोई ऑटोग्राफ के लिए रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने सामाना है और बेडशीट पूरा लगा के कवर किया। अब ये फ्लीट देखिए आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी भी इस टाइम अगर हम बात करें तो मैं देखूंगा 95 किलोमीटर की रफ्तार से इस टाइम गाड़ी चल रही है, जो हमारी चल रही है। उससे कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर आगे की, यानी 100 किलोमीटर की रफ्तार से अभी भी ये गाड़ियां चल रही हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे पीछे वज्र वाहन है और हम सबसे आगे, न्यूज़ 18 सबसे आगे, सबसे पहले सबको, जो घर बैठे करो हमारे दर्शक उनको दिखा रहे हैं कि जो डॉन माफिया है उसका आज क्या हश्र हो रहा है, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे न्यायालय के आदेश पर लेके जा रही है। हमारा दिखाने का उद्देश्य ये नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस, लेकिन न्यायालय का आदेश था, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका कंप्लायंस किया और उत्तर प्रदेश की सीमा में इसको लाया और यहां से बांदा लेके जा रहे हैं। यस, और ये तस्वीर हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं और आपको बताएं कि बड़ी तादाद में देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर और कहीं से मिल नहीं रही है और ये तस्वीर बड़ी है। ये तस्वीर बड़ी बातों की गवाही है। ये तस्वीर है जिसने सिस्टम को कभी मुट्ठी में कर रखा था अपनी अवैध ताकतों के बल पर। आज वो सिस्टम के हाथों में कैसे मजबूर होकर कानून के दायरे में लाए जा रहा है, कानून के रास्ते उसको वापस यूपी लाया जा रहा है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये जो काफिला देख रहे हैं, ये कानून का है। ये कानून की चली है यहां पर, जिस कानून से खिलवाड़ करने के आरोप हैं मुख्तार अंसारी पर जीवन भर। इसीलिए वो माफिया, तो कभी डॉन, तो कभी हत्या के आरोप, तो कभी कोई और आरोप लगते रहे उन पर और वो कानून से बचते रहे। और पिछले 27 महीनों से पंजाब में इसी तरीके से वो बचते रहे थे कि यूपी में ना हिसाब हो उनका। मगर देखिए, ये कानून की सड़क पर, कानून की गिरफ्त में, कानून के काफिले में, कानून का सामना करने के लिए आज मुख्तार को लाया जा रहा है। यूपी पुलिस लेकर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तस्वीर लाइव है, ये बड़ी तस्वीर है। अमित बोलिए, बोलिए अमित। अमित सिंह, एक बार आप बता दीजिए, आप जहां खड़े थे कितने पलक झपकते ही किस रफ्तार से काफिला गुजर गया आपके आगे से, और आप कहां हैं? आप देखिए अजय आपको बता दूं, जो अब हम कासना कस्बे में पहुंच चुके हैं। जो कासना कस्बा है थोड़ा सा भीड़भाड़ वाला इलाका है। पुलिस ने यहाँ ट्रैफिक को थोड़ा रोक दिया है, चूंकि जो भीड़ थी, भीड़ के चलते जो फ्लीट थी उसको निकलना था। जो टोल पे से जो फ्लीट निकली है उसकी रफ्तार भी काफ़ी थी, जिसके चलते वो जो फ्लीट है बहुत तेजी चल रही है। लगातार 6-7 गाड़ियाँ हैं उसके साथ जो फॉलो कर रही हैं उसको, और साथ में जो पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं। तो अभी जो फिलहाल जो ये पूरी जो फ्लीट है कासना कस्बे में पहुँच चुकी है। हम अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे कासना कस्बे पहुँच चुके हैं। कासना कस्बे के बाद जो ग्रेटर नोएडा की लंबी लंबी सड़कें, चौड़ी सड़कें आ जाएंगी, तो फिर ये फ्लीट अपनी फिर रफ्तार पकड़ेगी। अभी थोड़ा कासना कस्बा कंजस्टेड होने के चलते थोड़ा रफ्तार कम हुई है, लेकिन जैसे ये फ्लीट ग्रेटर नोएडा पहुंचती है और सड़कों पर चढ़ती है, उसके बाद 5 या 10 मिनट के अंदर ये यमुना हाईवे पे चढ़ जाएगी। और यमुना हाईवे पे जो अधिकतम रफ्तार है वो 120 की रफ्तार है। तो 120 की रफ्तार से फिर ये गाड़ी फर्राटा भरेंगी और कुछ ही घंटों में ये आगरा पहुंच जाएंगी। जी अजय, तो इस वक्त कौन सा पॉइंट है जहां पर ये काफिला गुजर रहा है और आप साथ में? देखिए जो पॉइंट है ये कासना कस्बा है, जो ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ कासना कस्बा है, जो औद्योगिक क्षेत्र से लगा हुआ है। इसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा की लंबी चौड़ी सड़कें आएंगी। उसके बाद जो ये फ्लीट की कारें हैं वो फर्राटा भरना शुरू कर देंगी। अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ का इलाका है, तो ट्रैफिक भी थोड़ा ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया है, जिसके चलते थोड़ा ट्रैफिक लग गया है। लेकिन जो फ्लीट थी उसको ट्रैफिक पुलिस ने निकाल दिया, तो कुछ ही देर में जो फ्लीट है वो यमुना हाईवे पे पहुंच जाएगी। चूंकि यमुना हाईवे से जाने के लिए कई ऐसे रास्ते हैं जो परी चौक से भी निकल के अलग चले जाते हैं, और लंबी लंबी जो सड़कें हैं इजी टू कंफर्ट है और कोई ट्रैफिक नहीं है। तो अब आगे देखना होगा कि कौन से रास्ते से फ्लीट को पुलिस यहाँ से निकालती है। लेकिन अभी जो फ्लीट है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कासना कस्बा जो है उसको पार कर लिया है, जो थोड़ा कंजस्टेड वाला इलाका था। अब जो ग्रेटर नोएडा की लंबी चौड़ी सड़कें आएंगी, तो अब ये फ्लीट फिर दोबारा से फर्राटा भरना शुरू कर देगी। जी अमित, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था ये की जा सकती थी, ग्रेटर नोएडा की पुलिस कर सकती थी कि यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बना दे जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है। कुछ ही मिनटों का मामला था, ये पूरा का पूरा काफिला गुजर जाता, ये देर नहीं लगती यहाँ पर।
देखिए अजय, जो ईस्टर्न पेरिफेरल का जो रास्ता है, ईस्टर्न पेरिफेरल से उतरने के बाद थोड़ा सा ऐसा रास्ता है जो कासना कस्बे से होने के बाद शहर में आ जाता है, और शहर में आने के बाद फिर ग्रेटर नोएडा की लंबी चौड़ी सड़कें से मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसा इलाका है, बस ज्यादा नहीं, बस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का इलाका इस तरह का है जिसमें थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है। कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित गंजू कुछ कहना चाह रहे काफिले से। अमित बताइए, आप जो काफिले के साथ चल रहे हैं। देख, मैं अच्छा जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि बबेरू थाने की गाड़ी देखिए जवान कैसे मुस्तैद है, खिड़कियों से राइफल की नाल बाहर निकली हुई है। मैं थोड़ा और क्लोज करना चाहूंगा। देखिए सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा गया है कि हाथ में दोनों तरफ के गेट्स में राइफल लिए, आगे जो सब इंस्पेक्टर उसने पिस्टल ओपन रखी है हाथ में, यानी पुलिस अलर्ट मोड पे है। ये सबसे बड़ी तस्वीर इस पूरे फ्लीट भर की है कि जितने भी लोग इस पे गए हाथ में, चाहे वो ब्रज वाहन हो, उसके जो ग्रुप्स बने उसमें से राइफल की नाल दिख रही है इनके आर्म्स की, और इसके आगे सीओ के जो ड्राइवर हैं उसने पिस्टल अपने हाथ में रखी है। यानी आप देखिए कि कितनी अलर्टनेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पुलिस कितनी अलर्ट है। और ये भले ही लोकल पुलिस यहाँ इनको पूरा असिस्ट कर रही है, मगर जो टास्क इनको दिया गया है उस टास्क को किस तरह बखूबी निभाया जा रहा है। और पूरा अब ये फ्लीट आगे हमारे ठीक पीछे वज्र वाहन था जिसने ओवरटेक करके अब आगे गए। अब इनकी सारी गाड़ियां आगे जा चुकी हैं, सिर्फ हमारे पीछे नोएडा जिसे गौतम बुद्ध नगर के जनपद की गाड़ियां दो पीछे चल रही हैं, जिसमें 112 की एक है और एक हाईवे मोबाइल है जो आगे परी चौक से जाके जो उसके परी चौक के कट से वापस हो जाएगी, और जैसे ही वो उस एक्सप्रेस में चढ़ेगी वहां ऑलरेडी एक गाड़ी मौजूद है। अगर यहाँ की बात की जाए तो मथुरा के बॉर्डर से पहले राजीव कृष्णा खुद वहां मौजूद है, वहां के एडिशनल एसपी उनके साथ है और उनके साथ एसपी क्राइम मथुरा भी मौजूद है। यानी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। जी, बड़ी तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि कितनी अलर्ट है पुलिस इस काफिले में, कि गन दिखाई दे रहे हैं, लोडेड गन लेकर पुलिस के सारे एसओजी के यहाँ पर जवान बैठे हुए हैं, और इन गाड़ियों के खिड़कियों से बाहर बंदूकें झांक रही हैं कि किसी ने अगर जरूरत की कहीं भी किसी भी तरह की शरारत की तो तुरंत मुकाबला उसका हो सकता है और तुरंत फायर किया जा सकता है। ये यस कम इन, कौन बोल रहे हैं, कौन? अमित? यस अमित गंजू, आप बोलिए। दोनों अमित है मेरे साथ अभी जुड़े हुए। अमित गंजू, यस जी। देखिए, आप कह रहे अगर सोचना भी पाप है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पुलिस की अलर्टनेस देखी जा सकती है वो मौका नहीं देगी। यहाँ तक कि जाम हल्का सा लगा था 30 सेकंड्स का, तत्काल इसके ड्राइवर्स के अलावा सारे कमांडो इसमें से नीचे उतर गए और पूरा मोर्चा संभालने का, यानी कि यहाँ की पुलिस पूरी एक्शन मोड में दिख रही है। वो टास्क फोर्स जो प्रेम प्रकाश ने बनाया, एडीजी प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है और आईजी सत्यनारायण ने जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनके नेतृत्व में ये, और सबसे बड़ी बात यहाँ के क्षेत्राधिकारी ऐसा चक्रव्यूह और ऐसा घेरा आप दोनों दिखाई दे रहे हैं, शंकर भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर और अमित भी दिखाई दे रहे हैं और काफिला भी मैं देख रहा हूं, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है मेनका भी। तो मैं आपको कुछ ही देर में मिलता हूं 8 बजे महाभैंस की यूपी पुलिस का ये जो काफिला है वो देखिए लगातार बांदा की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा में ये काफिला पहुंच चुका है और 5 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे में यूपी सीमा के अंदर दाखिल हो गया ये काफिला। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी अमित गंजू भी लगातार काफिले के साथ हैं, हमारे चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स लगातार मौजूद हैं और हर एक तस्वीर न्यूज 18 के दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर। शंकर, आप कहां पर हैं इस वक्त, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीमा में प्रवेश करते ही एक बात ख्याल में आया कि उत्तर प्रदेश की सीमा में आते ही मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हर एक हिसाब का बकायदा जो कहते हैं इतिहास जो है वो बकायदा वो उसके पन्ने जो हैं वो खुलेंगे। और जिस तरह से बकायदा पिछले कई गुनाहों, चाहे बकायदा सुपारी किलिंग की बात करें या फिरौती की बात करें या उनके गुर्गों के द्वारा जिस तरह से बकायदा एक आतंक मचाया जाता था, वो सारे पन्ने फिर से खुलेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में उस इतिहास के पन्नों पे बकायदा दबा के रख दिया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा 191 से ज्यादा ऐसे शातिर गुर्गों को जो मुख्तार अंसारी से डायरेक्ट वास्ता रखते थे, उसको पिछले कुछ दिनों के अंदर में उसके कमर तोड़ी गई और 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया। यहाँ तक कि आज भी मुख्तार
मुख्तार अंसारी बिल्कुल अवैध धंधों से जो काला साम्राज्य मुख्तार अंसारी ने खड़ा कर रखा है, उस साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रक्रिया लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति अब तक अटैच की जा चुकी है या फिर जमींदोज किया जा चुका है। बड़ी संख्या में मुख्तार के गुर्गे हैं, वो जेल की हवा खा रहे हैं और अब खुद मुख्तार अंसारी को भी इसी बात का डर था कि यूपी में उसके काले कारनामों का हिसाब किताब बहुत तेजी से हो जाएगा मौजूदा व्यवस्था में, और यही वजह है कि वो पंजाब की रोपड़ जेल में खुद को महफूज महसूस कर रहा था और वहीं पर रह रहा था। बीते 2 साल से लगातार स्वास्थ्य का हवाला देकर और अलग अलग कारणों से, यहां तक कि जिस मामले में उसे पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया था उसमें जमानत के लिए भी उसने अर्जी दाखिल नहीं की। जेल के अंदर वहां खुद को महफूज समझ रहा था क्योंकि उसे यही डर था कि यूपी गए तो वहां हिसाब किताब हो जाएगा। और अब तमाम कोशिशों के बावजूद भी, राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और पंजाब सरकार के खिलाफ वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाती है, और जीत उत्तर प्रदेश सरकार की, जीत उत्तर प्रदेश पुलिस की। और अब मुख्तार अंसारी बांदा के रास्ते पर है। 300 किलोमीटर की दूरी अब तक तय हो चुकी है। 882 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें 300 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। महज 5 घंटे में ही बांदा से यूपी सीमा तक पहुंच गया मुख्तार अंसारी। काफिले की रफ्तार लगातार बनी हुई है और लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। इस काफिले के साथ साथ अमित गंजू हमारे साथ है, अमित राणा हमारे साथ है, शंकर आनंद हमारे साथ हैं और लगातार न्यूज 18 की टीम भी इस काफिले के साथ रोपड़ जेल से लेकर बांदा तक। और ये देखिए इस वक्त अमित गंजू हमारे साथ है। अमित गंजू, कितना और वक्त यमुना एक्सप्रेस वे तक पहुंचने में? देखिए अब कुछ मिनटों की बात रह गई है। जैसे कि आपने कहा था इसे 5 घंटे का लगा था उत्तर प्रदेश सीमा में, ऐसा नहीं है। इसे 3 घंटा 50 मिनट मात्र लगा था क्योंकि 2:10 पे रोपड़ जेल से कागज साइनों के बाहर निकले और जो यूपी की सीमा थी वो 6:03 पे टच कर ली गई। तो यानी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान का 27 महीने तक न्यायालय की को चकमा देने वाले बिल्कुल 27 महीने तक सिस्टम के साथ खेलता रहा। हालांकि खेल तो उससे पहले से रहा है, लेकिन ये 27 महीने भूल नहीं पाएगा मुख्तार अंसारी। अमित, आपके पास लौटती हूँ। शंकर आनंद कुछ कहना चाहते हैं, शंकर का रुख करते हैं। जय शंकर। देखिए इस वक्त में हम लोग परी चौक क्रॉस कर चुके हैं। तकरीबन 24 किलोमीटर यहाँ से जेवर का जो इलाका है वो यहाँ से है और तमाम जो रास्ते जो है बकायदा रास्ते यहाँ पे बताया जाए 24 किलोमीटर का फासला यहाँ से जेवर का है। और फिर से जिस तरह से बकायदा यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आज रात में तकरीबन 12 बजे तक हम लोग बांदा जेल पहुँच जाएंगे। बांदा जेल में जब वहाँ पर मुख्तार अंसारी को वहाँ पे रखा जाएगा तो उसके एक कह सकते हैं कि आज गवाह होंगे हम लोग, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिस तरह से कई स्टोरीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं बकायदा, जिस तरह से मुख्तार अंसारी का डर और खौफ फैलाया गया था समाज में, जिस तरह से बकायदा लोगों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे होते थे, हत्या सुपारी किलिंग जो है उसको अंजाम दिया जाता था, तो कहीं न कहीं एक जनता भी आज काफ़ी जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है, खासकर वो जनता जो इस तरह के मामलों को झेली है, पीड़ित उसको तो वो आज जनता जो है निश्चित तौर पे आज राहत के साथ जी शंकर, आपके पास आती हूँ। अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित क्या बताना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, गाड़ी दिखाऊंगा। ठीक है जी अमित, आप लाइव हैं। अमित, किस पॉइंट पे इस वक्त आप मौजूद हैं? देखिए आपको बता दूं, मैं यमुना हाईवे पे इस समय खड़ा हूं। यमुना हाईवे से हम 5 किलोमीटर आगे, यानी कि जो जीरो पॉइंट है उससे 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद जो फ्लीट है वो यहीं से निकलने वाली है। अभी वो फ्लीट जो जीरो पॉइंट पे पहुंच चुकी है, 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो यहाँ पहुंचेगी। जो परी चौक भी पूरा पार कर लिया है और लगातार जो स्पीड है उसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाईवे पे कार चढ़ने के बाद जो अपनी गति है वो बढ़ा लेती है। चूंकि जो हाईवे है यहाँ से परी चौक से लेकर आगरा तक है, 165 किलोमीटर लंबा हाईवे है। लगभग 3 घंटे का सफर यहाँ से आगरा तक लगता है। तो अभी कुछ देर के बाद ये जो फ्लीट है वो इसी रास्ते से निकलने वाली है और काफी रफ्तार से निकलेगी, चूंकि जो ईस्टर्न पेरीफेरल के बाद ये दूसरा हाईवे ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक जाता है, इस पर भी काफी रफ्तार से वाहन चलते हैं। तो लगभग 3 घंटे के अंदर ये फ्लीट आगरा पहुंच जाएगी। जी, लगभग 3 घंटे के अंदर आगरा पहुंच जाएगी। जी आपको
दिख रहा है काफिला, बताइए हमें। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए फ्लीट, देखिए वो फ्लीट आ रही है, आप देख सकते हैं वो फ्लीट जो है वो यमुना हाईवे पे चढ़ चुकी है और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। काफी तेजी से फ्लीट जा रही है, देख सकते हैं आपकी कितनी तेजी से यह पूरी फ्लीट निकल रही है और जो इसकी रफ्तार है वो 100 से ऊपर है। जो पूरी फ्लीट है ये यहाँ से निकल के जा रही है, इसमें सारी गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं और साथ में जो अंसारी है वो भी है। देखिए पूरी फ्लीट यहाँ से ये निकल के जा रही, ये पूरी फ्लीट यहाँ से निकली है, अब ये सीधा आगरा जाएगी। यहाँ से पूरी फ्लीट ये जा रही है यहाँ से और अब जो इनकी रफ्तार है वो भी काफी बढ़ चुकी है। बिल्कुल अमित, और रफ्तार कहीं कम नहीं हुई। रोपड़ से निकलने के बाद से ही 100-120 की रफ्तार मेंटेन की हुई है ये फ्लीट, और अब बीच में महज 3 मिनट के लिए एक जगह पर रुका था काफिला जब ड्राइवर को चेंज करना था। न्यूज़ 18 भी लगातार इस काफिले के साथ मौजूद है। हमारे साथ मथुरा से नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, गौतम, निकल चुका है काफिला वहां से, अब से 3 घंटे में आगरा, लेकिन उससे पहले मथुरा पहुंच जाएगा ये काफिला। जी देखिए, इस समय हम मार्ट टोल पर खड़े हुए हैं और लगभग ये माना जाए कि करीब करीब पौन से लेके 1 घंटे तक का काफिला जो है मुख्तार अंसारी का मार्ट टोल प्लाजा पर होगा। अगर बात करें तो गाड़ियों की रफ्तार जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से अगर बात करी जाए तो जो समय है आने का वो कम हो सकता है, क्योंकि स्पीड जो है बताया जा रहा है कि जो काफिले की स्पीड है वो ज़्यादा है। तो लगभग पौने घंटे में जो मुख्तार अंसारी का काफिला है वो मार्ट टोल प्लाजा से पार करेगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि हम मार्ट टोल प्लाजा पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, फोर्स यहाँ पर तैनात है, पूरी चौकसी बढ़ते हुए और चौकसी बढ़ने के साथ ही जो मुख्तार अंसारी का जो काफिला है उसको बताया जा रहा है कि थ्रू निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पर तैनात हैं और चौकसी बनाए हुए हैं। जी, ये वही मुख्तार अंसारी हैं जो कि सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसी सिस्टम से डरकर पंजाब में छिपे बैठे थे, लेकिन आ रहे हैं, बांदा लाए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी, और बांदा के उसी बैरक में रहेंगे, बैरक नंबर 15 में, जहां पहले भी थे, 2 साल पहले थे। आगरा टोल पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, रुख आगरा टोल का करते हैं। जी बताइए कि आगरा टोल पर कहा जा रहा, बस 3 घंटे और। देखिए मेनका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा बाहुबली को उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की सीमा में ले आई है और इस वक्त हम आगरा के टोल पर खड़े हैं और इसी टोल पर ठीक पीछे तस्वीरें आप देख सकती हैं, ये वही टोल है जिसमें मुख्तार अंसारी काफिला निकल कर जाएगा और सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से होकर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक पीछे आप दूसरी तस्वीर आप देख सकती हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं मेनका, ये जाता है लखनऊ की तरफ, यानी कि लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ ये रोड जाता है, यानी कि नोएडा से जो काफिला आ रहा है मुख्तार का वो लखनऊ की तरफ जाएगा, यानी कानपुर की तरफ जाएगा। आगे क्या रूट है ये पुलिस बताएगी मेनका। जी, और यहाँ पर यह भी दिखाइए कि सुरक्षा के इंतजाम क्या और टाइट किए गए हैं। देखिए बिल्कुल मेनका सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए जिस लेन में मैं खड़ा हूँ, ये जो टोल की लेन है पूरी खाली कर दी गई है, महज एक बैरियर लगाकर छोड़ दिया गया है ताकि जैसे ही मुख्तार काफिला आएगा इसको हटा दिया जाएगा, यानी कि जो आम लोगों के लिए निकलने की लेन थी वो उसको बंद कर दिया गया है। जी, तो यहाँ पर इंतजार हो रहा है मुख्तार के काफिले का, सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए गए। आरिफ आपके पास आऊंगी, राजीव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव काफिले के साथ साथ हैं, राजीव कहां तक पहुंचे? आवाज मिल रही है राजीव आपको? राजीव का रुख करेंगे, उससे पहले शंकर आनंद लगातार काफिले के साथ साथ, और न्यूज़ 18 की गाड़ी सबसे आगे है काफिले के ठीक पीछे। शंकर आनंद कहां तक पहुंचे, कितना वक्त और? मथुरा टोल पर इंतजार हो रहा है और उसके बाद आगरा टोल पर भी इंतजाम तगड़े। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आज 2:10 पे काफिला रोपड़ जेल से प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर अभी तक मात्र 3 मिनट के लिए एक जगह पर रोका गया। वो मुरथल का जो इलाका है, मुरथल के पास में जब गाजियाबाद का जो रोड है वहां से प्रारंभ होने के पहले ठीक मात्र 3 मिनट के लिए रोका गया था। उसमें देखा गया जब काफी, लेकिन जब गाड़ी रोका गया उस वक्त में अचानक वो उठ के बैठ गए। उसके बाद साथ में उनके साथ में 2 डॉक्टरों की टीम भी जो थी बाकायदा, वो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के लिए सिर्फ फ्रेश होने के लिए यहाँ पे गाड़ी रोका गया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। क्योंकि ठीक उस एम्बुलेंस के बगल में मैं खुद खड़ा था और उस एम्बुलेंस में आगे की वाली सीट पर 2 डॉक्टर और बैठे हुए थे।
वो भी वहां पर उतर करके पीछे की ओर देखने लगे। और उसी बीच में पूरा उस एम्बुलेंस के आसपास में जो पुलिस की टीम है उतर के अपने हथियार अपने हाथ में लेकर उसके बाद सुरक्षा में तुरंत तैनात हो गए थे। तो वो जो 3 मिनट का जो वक्त है वो बड़ा ही एक कहा जा सकता है दिलचस्प रहा था। उस वक्त में अचानक वहाँ एक माहौल अजब सा सिचुएशन हुआ था कि आखिर क्या हो गया कि काफिले को रोकना पड़ गया। और रोकने के बाद एम्बुलेंस के इर्द गिर्द तमाम जो पुलिसकर्मी जो थे वो पुलिसकर्मी तुरंत उस एम्बुलेंस को घेर लिए थे। बिल्कुल सतर्क है पूरी तरह से पुलिस वाले। 3 मिनट के लिए रुके, लेकिन पहले वहां ऐसा पर हुआ भी था तो एक वहां पर भी पूरी तरह से एम्बुलेंस को घेर लिया गया, कहीं कोई चूक नहीं। यही पूरी कोशिश यूपी पुलिस की। राजीव का रुख एक बार फिर से करूंगी। राजीव, इस वक्त आप कहां तक पहुंचे हैं? क्या काफिले के साथ साथ हैं आप? सामने 100 मीटर की दूरी पर जो है मुख्तार अंसारी को यूपी साथ लेके जा दिखाइए। सामने मुख्तार अंसारी को जो लेके यूपी पुलिस की टीम जो जा रही है यमुना एक्सप्रेस पे चल रही है इस समय यूपी पुलिस की टीम। और सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की आशंका जताया था उनकी सुरक्षा को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने याचिका भी दायर की थी सुरक्षा को लेकर के। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिल्कुल। और जितनी भी याचिकाएं, जितनी भी आशंकाएं मुख्तार अंसारी की फैमिली की ओर से सामने रखी गई हैं, इस चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को देखकर वो आशंकाएं खत्म हो जानी चाहिए उनकी। यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन अपराधी है तो अपराधी के खिलाफ कानून तो काम करेगा, ये सरकार का कहना है। और कानून के हिसाब से ही हिसाब किताब होगा। मुख्तार अंसारी का बांदा के लिए रास्ते में है। आरिफ का रुख एक बार फिर से करूंगी। आगरा टोल प्लाजा पर आरिफ हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, आप कुछ दिखाना चाहते हैं वहां पर? बिल्कुल मेनका, कुछ वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो आगरा टोल पर व्यवस्था की गई है। देखिए ठीक पीछे मेरी दाहिनी तरफ आप देखिए, ये जो लेन आपको दिखाई दे रही है टोल की, इसको पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। एक छोटा सा स्टॉपर लगा दिया गया है, एक बैरियर लगा दिया गया है। लेकिन जैसे मुख्तार का काफिला यहाँ से आएगा और स्टॉपर को हटा दिया जाएगा, यानी सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं कि अगर इस टोल से मुख्तार का काफिला गुजरता है तो कोई बीच में रुकावट न हो, यानी कि लेन पूरी तरह से खाली कर दी गई है। जो आप तस्वीर देख रही है मैडम मेनका, ये सीधे यमुना एक्सप्रेस में से नोएडा लखनऊ एक्सप्रेस तक जाती है। तो दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरह से आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये तस्वीर सीधे जाती है लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ, यानी कि काफिला जो आएगा पीछे से और सीधे इसी रास्ते होते हुए मुख्तार का जाएगा और सीधे बांदा की तरफ जाएगा। जो अभी सूचना मिल रही है, पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि इसी रूट से ही मुख्तार का काफिला जाएगा। लेकिन अभी आरिफ, अगर इसी रूट से काफिला बांदा निकलता है तो यहां से कितना वक्त, आगरा से और कितना वक्त बांदा तक के लिए? देखिए मेनका, जैसे ही आगरा से क्रॉस करते हैं करीब 3 घंटे 4 घंटे का वक्त और लगेगा। चूंकि लंबा रूट है, लंबा रूट होने के नाते समय तो लगना ही लगना है, लिहाजा आगरा जैसे क्रॉस करेंगे 3 साढ़े 3 घंटे का समय होगा और मुख्तार फिर दोबारा से उसी बांदा जेल में जाएंगे जिस जेल में वो नहीं आना चाहते थे। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि तैयारियां पूरी मुकम्मल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिरकार डॉन को लाकर यूपी में ले आई और बहुत जल्दी वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। जी बिल्कुल। तो कुल 5 से 6 घंटे में बांदा जेल पहुंच जाएगा अब मुख्तार अंसारी। लाइव तस्वीरें न्यूज 18 पर हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 की टीम लगातार इस काफिले के साथ बनी हुई है। और रोपड़ जेल से निकलने के बाद से अभी तक के पल पल की जानकारी, तस्वीरें न्यूज 18 पर हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, बिना रुके देख रहे हैं। अमित गंजू का रुख कर लेंगे। अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, बांदा जेल आ रहा है मुख्तार अंसारी, बांदा जेल लाया जा रहा है जहां पर वो नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसे डर इस बात का ही था कि हिसाब किताब हो जाएगा उसके सभी काले कारनामों का। लेकिन अब तो उसी बैरक नंबर 15 में रहेगा मुख्तार। देखिए निश्चित तौर पर न्यायालय के आदेश के बाद और न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाई। और सबसे बड़ी बात कि वो मुख्तार जिसके काफिले में 30 से 40 गाड़ियां चलती थी, आज पुलिस की 9 गाड़ियां और मीडिया के कर्मियों की भी तमाम गाड़ियां इसके पीछे लगी। लेकिन ये इस काफिले में जो लोग हैं वो मुख्तार को जय जय करने वाले लोग नहीं हैं, मुख्तार को सलामी ठोकने वाले लोग नहीं हैं। वो इतिहास हो गया जब काफिले में वो लोग होते थे जो मुख्तार किया करते थे। के पीछे भेजने
अब सिर्फ कह रहे हैं जल्दी जेल भेजो, जल्दी जेल भेजो। और एक हमारी भी मुहिम है चेज मुख्तार, उस मुहिम के तहत कितनी जल्दी ये बांदा जेल पहुंचता है, क्योंकि अब रास्ते की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमा से शुरू कर छोटे छोटे कस्बों से लेकर बांदा के जेल के बाहर तक तमाम ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो पल पल की खबर है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने कैमरा में से कहूँगा पहले तो ये दृश्य दिखाएं सबसे, क्योंकि सबसे आगे न्यूज़ 18 की टीम है, बाकी कुछ पब्लिक की व्हीकल्स हैं, इनको हम लोग साइड पास नहीं कर सकते, लेकिन जो स्पीड देखी जा सकती है वो 100 के आसपास इस टाइम चल रही है। और ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे जो गाड़ी चल रही है वो नोएडा पुलिस की चल रही है, जो सबसे लेफ्ट सबसे राइट में अगर देखा जा सके तो सीओ सिटी बांदा है, उसके आगे जो व्हीकल्स चल रहे हैं। और अब अगर एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस के आगे 5 गाड़ियां चलने लगी और एम्बुलेंस के पीछे 3 गाड़ियां और 2 ग्रेटर नोएडा की, ये मतलब गौतम बुद्ध नगर की, यानी 10 से 11 गाड़ियों का इस वक्त काफिला चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर पैन करके दिखाया जा सके, और अपने शॉफर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आगे करके और दिखाने का प्रयास करें कि कैसे वक्त बदलता है, समय कैसे बदलता है और आदमी को उसके अपने कर्मों की सज़ा कैसे मिलती है, उसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे मुकदमे थे जो थानों में धूल खाते मिल रहे थे, तमाम ऐसे एप्लीकेशंस थी जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, क्योंकि सरकारों के सत्ता के गलियारों में पकड़ होने के चलते इस पर कोई हाथ नहीं डालता था। और आज इसे उठने की सहमत नहीं है, इसे उठने की सामर्थ नहीं है, ये वहीं लेटा है उसी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ एक बार उठ के ये बैठा और फिर सो गया। यानी वो मुख्तार जो अपनी मूंछों पे हाथ रख के अपने चश्मे पे हाथ, वो जो सुबह एक कुर्ता पहनता था शाम तक 2 से 3 बार बदलता था, वो आज इसी एक ड्रेस में 2:05 से लेकर 7:30 तक है। यानी कहीं ना कहीं समय जब बदलता है तो कुछ पता नहीं चलता। अब देखिए ये टोल यहाँ का दिखाया है, ये साउथ जोन ईस्ट जोन के लिए रास्ता करता है। यहाँ पुलिस की देखिए कितनी तकड़ी बैरिकेटिंग है और पुलिस के अधिकारी यहाँ आप किस लिए रुका है इसको जानने के लिए शायद राइट हैंड टर्न कर नजर आए, इसे बैक कराया जा रहा है, गाड़ियाँ बैक हो रही हैं। मैं एक बार उतर के देखना चाहूँगा कि आगे हुआ क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें दिखाइए आखिर गाड़ियां यहाँ रुकी क्यों हैं। जी एक सेकंड, आप हमारे सहयोगी अमित गंजू, ये गाड़ियां रुकी भी और बैक भी हो रही है, देख सकते हैं लाइव तस्वीर इस वक्त काफिले की गाड़ियां रुकी हुई हैं। ये देखिए बांदा की गाड़ी फिर बैक होती जा रही है, कहीं बांदा की गाड़ियां बैक होकर जा रही है, ये पुलिस की गाड़ी फिर एक बार बैक हुई। क्या कारण है इसको बताने का अभी स्थिति में क्षेत्राधिकारी खुद मौजूद है यहाँ, इनकी गाड़ी भी बैक होकर यहाँ से जा रही है, एम्बुलेंस एक बार फिर ढकी हुई देखी जा सकती है। और इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी ये देखिए लेटे हुए हैं। जी अमित शंकर आनंद के पास इंफॉर्मेशन है, शंकर से जानते हैं। शंकर बताइए गाड़ियां बैक क्यों हो रही हैं यहाँ। ले लो इसके पीछे लेना। हाँ देखी जा सकती है जी। शंकर से संपर्क नहीं हो रहा है। अमित आपने कोई जानकारी हासिल की क्यों यहाँ से गाड़ी बैक हो रही है? देखिए ये डाइवर्ट किया जा रहा है, रूट थोड़ा गलत मिसगाइड हो गया था, ये साउथ जोन और ईस्ट जोन की तरफ, जबकि इनको आउटर निकलना था। कहीं ना कहीं मैप के माध्यम से एक बार फिर से निकलने की कोशिश की जा रही है। और हम सामने की फ्रेम की तरफ दिखाना चाहेंगे कि फिर सामने वाली पट्टी से ये गाड़ियां सारी यहाँ से निकाली जा रही हैं। यानी कहीं ना कहीं रूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ के पुलिस जो कर्मी है उन्होंने शायद रूट को साउथ और ईस्टर्न जोन के रूट का कहीं कोई कन्फ्यूजन था, जिसके चलते अब हमारी टीम फिर एक बार आगे चल के देखने का प्रयास करेगी कि किस रूट पे निकले। ठीक है अमित, आप गाड़ी में बैठिए और काफिले के साथ साथ चलिए। ये तस्वीर यहाँ पर जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शायद रूट में थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, यहाँ पर दूसरे रूट पर गाड़ी थोड़ी दूर तक आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही अंदाजा हुआ कि गाड़ी दूसरे रूट पर है, यहाँ से वापस करती है गाड़ी और अब सही रूट की तरफ बढ़ रही है। और पुलिस टीम और काफिला ये पूरा का पूरा मुख्तार अंसारी को लेकर, वो तस्वीर भी हमारे दर्शकों ने देखी, वो एम्बुलेंस की तस्वीर जिसमें मुख्तार अंसारी इस वक्त है और पूरे एम्बुलेंस को अंदर सफेद चादर से ढका हुआ है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अपने रसूख अपने हनक पर लोगों को खौफजदा रखने वाला शख्स मुख्तार अंसारी इतना डरा हुआ है कि एम्बुलेंस में सिर्फ एक बार, बीते 5 घंटे में सिर्फ एक बार वो उठकर बैठता है और पूरे रास्ते सोए सोए ही आ रहा है मुख्तार अंसारी। बांदा बैरक नंबर 15 में उसको रखा जाएगा, जहां पर इंतजाम पूरे हो गए हैं और ये काफिले ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। थोड़ी देर के लिए रूट थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन वापस उसी रूट पर और अब रफ्तार वापस से गाड़ी ने पकड़ ली है। शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, क्या हुआ था, क्यों थोड़ी दूसरे रूट पर चली गई थी गाड़ियां?
शंकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमित गंजू भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमित, इस वक्त कहां पर पहुंचे? यमुना एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर सीधे हमारे दर्शक देख रहे हैं। कितना और वक्त लगेगा जेवर तक पहुंचने में, मथुरा तक पहुंचने में? मथुरा की बात की जाए तो इस वक्त 7:35 के आसपास का समय है। 8 बजे के आसपास मथुरा का जो टोल है, मेन मथुरा का टोल की बात की जाती है, जो सबसे जिस नाम से हम एक बार फिर काफिले के करीब आ चुके हैं और काफिले में फिर घुस चुके हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि ये नोएडा की जो क्राइम ब्रांच की टीम है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, और ये ऑफिसर की गाड़ी जा रही है UP 16 की। ये पुलिस के एक ऑफिसर हैं जो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इसके अंदर बैठे, और यहाँ शायद DCP लेवल के कोई ऑफिसर हैं, क्योंकि अब नहीं समझ पा रहे। हम लोग और थोड़ा आगे अपने शॉफर से रिक्वेस्ट करूंगा कि और आगे बताया जाए। देखिए, एक राइट में गाड़ी और भी है जिसमें प्लेन क्लोज में पुलिस कांस्टेबल्स बैठे हुए हैं, और अब हमारे ठीक राइट हैंड साइड पे पूरा एक काफिला चल रहा है ताकि इनको कम से कम नोएडा की सीमा से पार कराया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार न्यूज़ 18 अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है कि लोगों तक पल पल की चीज़ें पहुंचाई जा सके, ताकि ये बताने का प्रयास किया जाए कि अति का अंत बुरा होता है। उसी तरह पुलिस को भी जब ये लगा कि न्यूज़ 18 ने लगातार इन चीज़ों को पल पल के कहीं जाम की अभी स्थिति नहीं आई है, लेकिन कोई आगे फर्दर कोई प्लान में, रूट प्लान में या प्लान ऑफ एक्शन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए DCP लेवल के ऑफिसर खुद इसमें अब टीम में जुड़ चुके हैं। और आगे 2 गाड़ियां नोएडा की ऑलरेडी चल रही हैं, जिसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, यानी 12 गाड़ियों का काफिला अभी हो चुका है अगर हम DCP की गाड़ी को नहीं काउंट करें। हमारे ठीक आगे मेरे कैमरामैन से कहूँगा इसको फिर क्लोज करें, एम्बुलेंस साफ तौर पर देखी जा सकती है, और एम्बुलेंस के राइट और लेफ्ट पे 2 गाड़ियां हैं। उसके ठीक डोर के एक्सेस पर एक गाड़ी है, उसके पीछे वज्र वाहन है, उसके पीछे डिप्टी SP की व्हीकल है जिसे ACP कहते हैं। आप जहां अगर हम इस शहर से निकालें तो इसे ACP कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। अब जिस प्रकार से आप पूछ रही थी कि दिक्कत क्या हुआ, ये डाइवर्जन इसलिए हुआ था जब फ्लाईओवर पर चढ़ा जाता है तो V शेप में साउथ और ईस्ट जोन का जो मेन साइन बोर्ड है, वो जो पायलट गाड़ी कर रहे थे, साइन बोर्ड की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अमित, आप बने रहें, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे। शंकरानंद हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त और मथुरा टोल प्लाजा तक ये काफिला होगा, और उसके बाद आगरा, और आगरा से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है। यानी कि आज रात 1 बजे तक बांदा जेल में वापस होगा मुख्तार अंसारी। भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी कोशिश नाकाम। बांदा जेल पर आकर ही उसकी ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, पूरा का पूरा जो पूरी रेस है, वो वहीं आकर खत्म हो रही है। निश्चित तौर पे देखिए, बांदा जेल की बात करें तो बांदा जेल में अब किस तरह से जब रखने के बाद उस वक्त आगे की किस तरह से बाकायदा कार्रवाई होगी, किस तरह से बाकायदा उन तमाम पुराने गुनाहों का जो इतिहास का जो पन्ना है वो पलटा जाएगा, तो वो तो थोड़ा सा वक्त है। लेकिन जैसे जैसे ये अगर इस काफिले की अगर बात करें तो बीच बीच में कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की जो धड़कनें हैं वो अचानक तेज हो गई होंगी। जिस तरह से बाकायदा अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हमारे साथी भी बता रहे थे, अमित गज्जू बता रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर अचानक गाड़ी नीचे जाने के लिए रूट जो है चेंज किया गया, और उसके बाद फिर से वापस कहा गया कि नहीं, फिर से वापस ऊपर लेना है। तो कहीं ना कहीं 2 बार ऐसा सिचुएशन हुआ है इस यात्रा के दौरान, इस काफिले के दौरान। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की भी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई थी। बीते ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यूपी पुलिस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए धड़कनें जरूर बढ़ रही होंगी, लेकिन हमारे काफी नजदीक से गुजरा तो उसके अंदर से न्यूज़पेपर। हाँ, बताइए बताइए, क्या आप देख पाए उसे? जी शंकर, कहिए। चलिए शंकर का रुख करेंगे। हिमांशु हमारे साथ आगरा टोल प्लाजा से जुड़े हैं, हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, बांदा के रास्ते में आगरा टोल प्लाजा भी पड़ेगा जब ये काफिला वहां से गुजरेगा, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की कुछ गाड़ियां आई थी, उसके बाद गश्त करके वापस चली गई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है, और यमुना एक्सप्रेसवे का ये आखिरी टोल प्लाजा है, अंतिम टोल प्लाजा की तस्वीर आप देखिए जो आगरा में पड़ता है। और 92 किलोमीटर लंबाई यमुना एक्सप्रेसवे की
मथुरा जिले में आती है, उसके बाद 18 किलोमीटर आगरा जिले में आती है, और इसके आगे इनर रिंग रोड जो जोड़ता है लखनऊ एक्सप्रेसवे को और यमुना एक्सप्रेसवे को, उस पर हमारे साथी आरिफ खड़े हैं। वहाँ से होते हुए यानी यमुना एक्सप्रेसवे से जब काफिला निकलेगा तो इनर रिंग रोड जाएगा, और इनर रिंग रोड के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाएगा काफिला, और लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए आगे कट है जो, वहाँ से कट करके ये इटावा की तरफ उतरेगा। तो ये लंबाई तय करेगा और चाक चौबंद इंतजाम है। एडीजी ने साफ कहा था चूंकि पर्याप्त काफिला चल रहा है सुरक्षा का, और पीछे काफी इंतजाम भी नजर आ रहे हैं, पीछे काफी इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। हिमांशु, दर्शकों को भी दिखाइए कि यहाँ पर पुलिस टीम कैसी चौकस। हिमांशु आगरा से दिखा रहे हैं तैयारी, वहां पर पुलिस टीम लगातार, वहां पर पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो भी चेकिंग कर रही है और पुलिस की टीम लगाई गई है पूरे रूट पर पुलिस की टीम जगह जगह तैनात है, और जिस जगह से ये काफिला गुजर रहा है स्थानीय पुलिस की गाड़ियां भी स्कॉट कर रही हैं। यूपीएसटी एफपीएससी की एक पूरी बटालियन लगाई गई है। हालांकि इतने बड़े लेवल पर तैयारी एक अपराधी को लाने के लिए, शंकर से ये सवाल भी पूछते हैं, शंकर इतने बड़े लेवल पर तैयारी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी एक अपराधी को लेकर आ रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसी तैयारी, ऐसा इंतजाम पहले कभी देखा आपने? अगर नहीं तो ये इंतजाम इस बार क्यों जरूरत पड़ी? बहुत सटीक सवाल आपने किया है मेन का, कि बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलते हैं मौके कि जिस तरह से बकायदा इतनी गाड़ियों का काफिला और इतने सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जो लाया जा रहा है, बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलता है। हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े आतंकवादियों को भी देखने को मौका मिला, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं देखने को मिली। क्योंकि मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी जिस तरह से एक चतुर और बहुत ही शातिर किस्म का एक कहा जा सकता है कि ये बाहुबली रहा है, जिस तरह से बकायदा इसके काफ़ी गुर्गे अलग अलग जगहों पे हैं, बकायदा कई राज्यों में हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इसके गुर्गे हैं। और जिस तरह से बकायदा उत्तर प्रदेश के बकायदा बयान दे रहे थे कि इसका जिस तरह से ड्रग्स और नारकोटिक्स का जो एक कारोबार भी बकायदा जेल में रहने के दौरान पंजाब में इसने फैलाया है, तो वो भी मामला तफ्तीश का है। तो समझा जा सकता है कि इस हालत में भी जो कायदा पंजाब में रहने के दौरान जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि वो आरोप कि वो ड्रग्स और नारकोटिक्स का जो एक कत्ते काला साम्राज्य जो है वो पंजाब में इकट्ठा खड़ा करने की कोशिश किया है इसने। हालांकि यह मामला इन्वेस्टिगेशन का है और जल्द ही इस मामले में कुछ नए एफआईआर रजिस्टर्ड किए जाएंगे और कहीं न कहीं उसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी से भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। और बिल्कुल, लेकिन ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी ही है कि एक शख्स जवाब जो है मुख्तार, बिल्कुल एक सिस्टम की नाकामी है कि एक शख्स जो कि 15 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है, जो जेल में है इतने वक्त से 2005 से ही, लेकिन जेल से ही, चाहे वो पहले बांदा में रहा हो 2019 तक या फिर उसके बाद रोपड़ में रहा हो, वहाँ से भी काले कारनामों को लगातार अंजाम दे रहा था। ये भी सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए इसका जो राजनीतिक कनेक्शन रहा है, राजनीतिक गलियारों में इसने पकड़ बनाया। हालांकि उससे पहले ये बहुत ही छोटे स्तर का एक कहा जा सकता है बदमाश रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो इलाके का एक माफिया बना और माफिया के बाद राजनीति में जिस तरह से उन्होंने मुख्तार अंसारी ने पैर रखा, तो उसको इस बात का एक कह सकते हैं कि घमंड या अति आत्मविश्वास हो गया कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जब इस मामले पर जब उत्तर प्रदेश यही वजह है कि इतना बड़ा होता गया। जी बिल्कुल शंकर, लौटेंगे आपके पास। पहले बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सबका सपोर्ट मिलता रहा वक्त पर मुख्तार अंसारी को। और आगरा का रुख कर लेते हैं, हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां का इंतजाम के। जी बिल्कुल, आगरा में आप देखिए ये टोल प्लाजा है और ये यमुना एक्सप्रेसवे जो 165 किलोमीटर लंबा है उसका ये आखिरी टोल प्लाजा है, अंतिम टोल प्लाजा। और आगरा में 18 किलोमीटर रहेगा यमुना एक्सप्रेसवे पे काफिला, इसके अलावा मथुरा में 92 किलोमीटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं जब यमुना एक्सप्रेसवे पूरी लंबाई 165 किलोमीटर है, जब आगरा पहुंच जाएगा इस टोल प्लाजा पर तो यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी और तय करके आगे बढ़ेगा तो इनर रिंग रोड आएगा, जहाँ हमारे साथी आरिफ खड़े हैं। इनर रिंग रोड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, तो लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इनर रिंग रोड से होते हुए काफिला मुख्तार अंसारी के साथ जो चल रहा है
वो आगे बढ़ेगा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर और आगे जा करके फिर उतरेगा कानपुर कट पे। और एक बात और बता दें आपको, ये सब चर्चा उठी थी कि क्या काफिला स्टे कर सकता आगरा में, तो यहाँ के प्रशासन ने साफ इनकार किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और आगरा काफिला स्टे नहीं करेगा। सीधा सीधा यहाँ से यमुना एक्सप्रेस से होते हुए इसी टोल प्लाजा से होते हुए निकल जाएगा इनर रिंग रोड होते हुए फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे और उसके बाद ये चला जाएगा बांदा की तरफ। तो सीधा सीधा 165 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में इस स्थान पर मुख्तार अंसारी के साथ चल रहा काफिला गुजरेगा। एक बात और जरूरी है कि मुख्तार अंसारी अपने जघन्य अपराधों की वजह से आगरा के केंद्रीय कारागार में लंबे वक्त तक, कई साल तक बंद रहा। जब वो आगरा आएगा तो उसको जरूर याद आएगी कि ये वही आगरा है जहां की सेंट्रल जेल में उसने कई साल गुजारे हैं कृष्णानंद राय की हत्या में। जी हिमांशु, ये बताइए कि कैसे मुख्तार अंसारी, इसे कभी बीएसपी का सपोर्ट, कभी एसपी का सपोर्ट, 5 बार विधायक रहा और अपना काला साम्राज्य पूरे पूर्वांचल से लेकर बिहार तक खड़ा करता चला गया। जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी का 36 का आंकड़ा चलता था ब्रजेश सिंह से और उसी दौरान इसने अपना गैंग मजबूत करता चला गया। मऊ से लेकर के आगरा तक, यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसने अपना जाल बिछाया। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकारें बना करती थी वो सरकारें प्राय ऐसी होती थी, यानी पूर्ण बहुमत की नहीं होती थी जितना बहुमत होना चाहिए। तो हमेशा यह किसी न किसी रूप में सत्ता के साथ रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका पूरा इसका फायदा मिला। ठेकेदारी से लेकर के आजमगढ़ की गैंगवार हो या जौनपुर में तमाम हत्याएं इसने की, तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये जब जो छात्र पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, खासतौर से टीडी कॉलेज जौनपुर हो या यूपी कॉलेज बनारस हो, तो वहाँ छात्रों को इसकी नज़र यूथ पे रहती थी और 18 साल से 25 साल के लड़कों पर निगाह रहती थी। उन लड़कों को सुविधाएं उपलब्ध कराता था 90 के दशक में और वहीं से इसने अपनी ताकत बढ़ाई। उसके बाद एक एक कर तमाम हत्याएं की। कई बार इन दोनों गिरोह का, ब्रजेश सिंह का और मुख्तार अंसारी के गैंग के बीच गैंगवार हुई है, आजमगढ़ में हुई है और उसके अलावा बनारस और गाजीपुर में कई बार हुई है। तो अब जाकर के, चूंकि ब्रजेश सिंह तो पकड़ा गया, आया और एमएलसी बना, लेकिन मुख्तार जेल के अंदर से भी जो उसके तार हैं अपराध के, अपने तार को उसने मजबूत रखा, लेकिन अब नहीं रख पाएगा। यही डर मुख्तार को है। और राजीव का रुख कर लेते हैं जो कि काफिले के साथ साथ है। राजीव, कहां तक पहुंचे? 8 बजे तक मथुरा टोल प्लाजा तक पहुंचना था काफिले को, क्या अभी रफ्तार कैसी? नेटवर्क ही नहीं है, क्या करोगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय काफिले की जो रफ्तार है गाड़ियों की, वह 100 और 80 के स्पीड से चल रही है गाड़ियां। मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस की टीम सीधे चल रही है यमुना एक्सप्रेसवे पे और करीब 8 या 8:15 बजते जो है मथुरा टोल नाका तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके गाड़ियों को चलाया जा रहा है, ड्राइव किया जा रहा है। देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को जो है प्राथमिकता देते हुए यूपी पुलिस के काफिले में जो है लगभग 150 से अधिक पुलिस अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सही तरीके से जो है मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर कई आपराधिक मामले हैं और लगातार पुलिस जो है लगातार कई मामलों में इनको खोज रही थी। और ऐसे में जो है अब इनको पंजाब के रोपड़ जेल से जो है बांदा जेल ले जाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी, जिनके ऊपर दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, अब इनका काला अध्याय जो है शुरू हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद अब कोर्ट क्या सजा देगा, लेकिन अगर कोर्ट की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी की पत्नी ने यह आशंका जताई थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो यूपी पुलिस की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। जैसा कि उन लोगों ने शंका जताया था कि कहीं पे मुख्तार अंसारी अपराधी भले हैं, लेकिन इनको इस तरीके से पहुंचाया जाए। जी, और यहाँ पर यूपी पुलिस के इंतजाम भी दिख रहे हैं। न सिर्फ यूपी पुलिस, पंजाब की पुलिस, हरियाणा पुलिस की भी मदद ली जा रही है। पीएसी की एक पूरी बटालियन लगी है मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में, कहीं चूक ना हो जाए, और उसे बांदा लाया जा रहा है। और उसके बाद हिसाब किताब कानून के रास्ते से ही। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी जब बात हुई तो उन्होंने यही बात कही। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर पहले हमारे साथ जब जुड़े थे तो बार बार यही बात कह रहे थे कि सिर्फ मुख्तार अंसारी के खिलाफ ही इतनी दिलचस्पी क्यों? एमपी एमएलए कोर्ट में तो 3000 से ज्यादा मामले दर्ज है, तो उनकी बात क्यों
नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है समाजवादी पार्टी की वो अब भी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में तो न्याय नहीं मिल पाएगा। मुख्तार अंसारी को न्याय मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोग मुख्तार अंसारी के सताए रहे उनके न्याय का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अमित गंजू लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, मुख्तार अंसारी के काले कारनामों का जो चैप्टर है वो अब क्लोज होने वाला है। इसके पहुंचते साथ ही सुनवाई में आएगी तेजी। 40 से ज्यादा मामले अलग अलग जिलों में दर्ज है इस शख्स के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के ही एक प्रवक्ता वो कह रहे थे कि कृष्णानंद राय के मामले में तो बरी हो गया, कोई गवाह नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं, उसे फंसाया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। अभी तो कहने के तमाम दौर चलेंगे और तमाम इस पे चर्चाएं भी होंगी और तमाम लोग इस पे बयान भी देंगे, मगर उससे सबसे पहले एक दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा कि जेवर जिसकी बात की जा रही थी, जेवर का कट आ चुका है और इसके बाद से सीधे मथुरा के लिए बढ़ेगी। अगर हम अपनी इस वक्त घड़ी को देखा जाए 7:50 होने को हैं और अगले 20 से 22 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। मथुरा का जो टोल जिसकी बात की जा रही है उस टोल को पार कर दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से पुलिस ने इसमें अपनी तत्परता दिखाई, अपनी एक्टिवनेस दिखाई, उसी रफ्तार से 27 महीने बाद स्पीड से बांधा ले जा रहे हैं। यानी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सुरक्षा में और संयम में गाड़ी चले। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग तब से जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या ऐसा यंत्र है जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है। कहीं कहीं हम लोगों के मोबाइल के भी नेटवर्क खत्म भी हो सकते हैं और बैटरी भी डाउन सकती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये गाड़ी का काफिला एक बार फिर से रुक गया है। गाड़ी का काफिला रुक चुका है। देखना पड़ेगा अब की बार किस लिए रुका है। जी बिल्कुल, काफिला रुक चुका है, सारे अधिकारी यहाँ रुक चुके हैं। यहाँ जो मुख्तार की एम्बुलेंस है, जी देखिए काफिला फिर रुका। ये पेट्रोल पंप है, शायद रिफ्रेशमेंट सेंटर के लिए उतरे हैं, तो ये जाके वहाँ कंफर्म करना पड़ेगा कि आखिर किसके लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा थोड़ा सा आके दिखाने की कोशिश करें। सारा काफिला यहाँ पेट्रोल पंप पे रुक चुका है। गाड़ियों में ईंधन बनाया जा रहा है, गाड़ियों में ईंधन भराया जा रहा है और एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस का जिक्र हो रहा है, जिस एम्बुलेंस की बात की जा रही है, उस एम्बुलेंस में भी डीजल भराया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तार तक पहुँचें और अब का क्या स्टेटस है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। चलिए हम तो, क्योंकि देखिए इतना हौश पौश हो चुका है पुलिस की गाड़ियों से। अब पुलिस ने घेराबंदी करके एम्बुलेंस को और इस पेट्रोल पंप पे देखिए हाथ में पुलिस पिस्टल लेके खड़ी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लैप्स ना हो, इसका विशेष अधिकारी ध्यान रख रहे हैं। चप्पे में पुलिस, चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पुलिस के अधिकारी लगा दिए गए। आप देखिए कैसे इन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ है। इस ऑफिसर ने किस तरह यहाँ मुस्तैद हाथ में ओपन पिस्टल लगी रखी है कि कोई चूक ना हो, यानी जो मुख्तार को पहुंचाना है वो पहुंचाया जाए। यहाँ के अधिकारी खुद मौजूद है। पेट्रोल पंप की बात करें, यहाँ पेट्रोल और डीजल भराया जा रहा है क्योंकि जिसकी बात की जा रही थी, देखिए बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चल सकती, ये वास्तविकता है। और आप देखिए, अरे नहीं आ रहा सर, आप परेशान ना हो। देखिए पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, क्या ड्यूटी पर अपनी लगे हैं। आगे नहीं जा रहा हूँ, धक्का न दें, धक्का न दें, लाइव चल रहे हैं आप, धक्का न दें, आप धक्का न दें। सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं जेवर, आप धक्का न दें प्लीज। जेवर एक्सप्रेस वे पेट्रोल पंप पर। हालांकि पुलिसकर्मी, अच्छे से बिहेव करें आप। पुलिसकर्मियों की सतर्कता आप देख रहे हैं। चप्पे पर और सब आपको देख रहे हैं जो है, आप बिहेव करें, प्रॉपर्ली बिहेव करें। ऐसी कि यहाँ पर कोई परिंदा भी देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी, ये मीडिया स्टाफ है, देखिए पूरे पुलिस के ऑफिसर्स पहुंच गए, पुलिस के ऑफिसर्स, अरे इधर हटो, चल रहे हैं लाइव चल रहे हैं, दिमाग खराब है। ये देखिए पूरे अधिकारी यहाँ लगाए गए, पुलिस की चप्पे में डिप्लॉयमेंट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए पूरा दृश्य, यानी कोई किसी प्रकार की चूक ना हो। पुलिस के अधिकारी हर जगह खड़े हैं, पब्लिक के लोगों को बिल्कुल दूर रखा गया है और ये मीडिया के लोग एक तरफ खड़े हैं और देखें कैसे लोडेड गन्स हाथ में, इनके हाथ में आर्म्स पड़े और बिल्कुल एकदम एक्शन मोड में देख रहे हैं। बिल्कुल एक्शन मोड में पुलिस वाले दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए एम्बुलेंस रुकी और दूसरी गाड़ियां, डीजल भरवाया जा रहा है इस वक्त एम्बुलेंस में। और यहाँ पर तुरंत सारे पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरते हैं, छावनी में तब्दील पूरा का पूरा पेट्रोल पंप। हालांकि मीडिया को भी बहुत सामने नहीं जाने दिया जा रहा, फिर भी हमारे सहयोगी जितनी दूर तक मुमकिन हो सका है, जितनी दूर तक अमित गंजू संभव हो सका पहुंचे हैं और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी अमित, वो एम्बुलेंस दिख रही है, तस्वीर अभी
कैमरामैन से कहूँगा, ये वज्र की गाड़ी इसके आगे बेस। ये देखिए एक इंस्पेक्टर खोर आगे हाथ में ओपन रिवॉल्वर लेके, यानी कोई किसी प्रकार का कोई आउटसाइडर ऐसा ना घुसे, सुरक्षा प्राथमिकता है। इसकी सबसे बड़ी बानगी देखने को मिल रही है नोएडा में। गौतम, किस तरह पुलिस के ऑफिसर हाथ में पिस्टल लिए खड़े, और जो भी रूल्स का वायलेशन करेगा, देखिए सुरक्षा इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए किस तरह लोग खड़े हैं, अधिकारी लोग, और जहां जहां तक इसमें पीएससी के जवान है, प्लाटून कमांडेंट है, और यहां तक कि देखिए उसने यहां तक कि नॉब को ऑन कर दिया है, जिसे कहते हैं ट्रिगर को पूरा ऑन किया है और लॉक खोल दिया है। सामने जो जवान खड़ा है, यानी आप इससे समझा जा सकता है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही ना। जी, सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, पुलिस पूरी तरह से सतर्क। यहाँ लोडेड पिस्टल और हथियारों के साथ, पूरे हथियार के साथ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो तैयार सिचुएशन कहा जाता है, उस सिचुएशन में पुलिस वाले हैं। अमित, ये यहाँ पर कितनी देर तक रुकने का आपको लग रहा है, और फिर यहाँ से और कितना आगे की जो दूरी है और कितनी? देखिए यहाँ तो अब पेट्रोल पंप है, इसके बाद लगभग अगर एक कंटिन्यूस चलेंगे तो मान के चलिए 7.5 और 7-7.5 घंटे का समय चाहिए जब ये कंटिन्यूस चलेंगे, क्योंकि यहाँ से कानपुर का स्ट्रेच 5 घंटे का और 5 बांदा, कानपुर से बांदा 184 किलोमीटर के 180 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें कानपुर के बाद चौडगरा के बाद बिंद की बाद चिल्ला के पुल पार करने के बाद गेस्ट हाउस के बाद बांदा के बाद जेल रोड। ये एक लंबा है, 180 से 184 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि अब ये पेट्रोल भर दिया। देखिए एम्बुलेंस एक बार फिर चल चुकी है, दरवाजा बंद किया, हाथ में ट्रिगर पे फिंगर रखे सब इंस्पेक्टर खड़ा है। कहीं ना कहीं ये अब किस लिए गाड़ी एक करके पेट्रोल फ्यूल भराया जा रहा है। अब यहाँ से ये पूरा काफिला फिर से एक बार रवाना हो रहा है। तो काफिला एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल भरवाने के बाद आगे की ओर बढ़ता हुआ। अमित, इस बीच एक सवाल ये भी है कि आखिर जी, सवाल ये है कि अभी लंबा वक्त है, आप भी कह रहे हैं कि 10 घंटा अभी भी लग सकता है, ऐसे में क्या कहीं और रुक सकता है काफिला खाने पीने के लिए, रात के खाने के लिए? 7 घंटे और लगेंगे, 7 घंटे और लगेंगे। और 2 बजे से निकले हुए सभी के सभी क्या कहीं रुक सकते हैं? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। तेल, फ्यूल, पानी, टायर में हवा, खाना या चाय, नहीं कोई आदमी किसी पिकनिक पे नहीं, लेकिन पानी तो हर आदमी पिएगा, और पानी की बॉटल्स भी अगर रखा दी गई तो कहीं रिफ्रेशमेंट चाय पिएगा, क्योंकि कंटिन्यूस 850 किलोमीटर चलाना, 900 किलोमीटर चलाना ड्राइवर के बस का भी बस नहीं है। ड्राइवर रिवर्स रखे गए हैं, पूरी व्यवस्था, फिर भी 450-500 किलोमीटर चलाना, एम्बुलेंस चलाना। एक बार देखिए फिर एम्बुलेंस की तरफ हम बढ़ने चाहेंगे, और देखिए पूरे एम्बुलेंस को पूरे सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है, और अभी तक जो पीछे शीट लगी थी उसमें एक शीट और लगा दी गई है, यानी मुख्तार को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस तक ना पहुंचे, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। सुबह से लगातार गाड़ी चल रही है और पेट्रोल कमी होनी थी, कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग करनी थी, रिफ्यूलिंग करने के लिए 2 बजे से लगातार ये गाड़ी चल रही है। अब यहाँ डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियां रुकी हुई हैं जेवर एक्सप्रेसवे, जहां पर पेट्रोल पंप पर रुकी है गाड़ियां, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहां से 7 घंटे का वक्त बांदा तक पहुंचने में और लग सकता है। और तस्वीरें पर्पल की हमारे सहयोगी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अमित, यहाँ पर लगता है सभी गाड़ियों में ही फ्यूल डलवाना है। देखिए मनिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी व्हीकल हो, सिर्फ ट्रक और बड़े बसेस को छोड़कर 400-450-500 किलोमीटर से ऊपर कोई नहीं चल सकता। अब यहाँ भराने के बाद हो सकता है अगला पड़ाव कानपुर हो या फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट का कोई हो, लेकिन फिलहाल सब व्हीकल्स में पेट्रोल भराया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है उसकी हवा, उसकी ब्रेक, उसके ब्रेक ऑयल। और नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की पुलिस भी मौजूद है, ये पीएससी के जवान हैं, पीएससी के प्लाटून कमांडेंट यहाँ खड़े हैं और इस एम्बुलेंस के आसपास खड़े हैं। और ये शीट जो बात थी जी, अंदाजा आओ हम एक्सचेंज करते हैं, आओ ये विजुअल एएनआई भी दे रहा है। फ्यूल के लिए गाड़ियां रुकी हुई हैं, और इस एम्बुलेंस को भी आप देख रहे हैं जिसके अंदर मुख्तार अंसारी इस वक्त मौजूद है। चादर जो है, चादर की संख्या बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कदम उठाया जा रहा है। और अब यहां से आगे अजय वत्स हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और खबरों के सिलसिले को अजय आगे ले जाएंगे।
और सारी बाकी क्या चल रहा था और इस वक्त क्या तस्वीर है ये जो सामने दिखा रही है। मुख्तार की गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं और पुलिस वाले उतर चुके हैं गाड़ी से। यहाँ पर गाड़ियों में रिफ्यूलिंग के लिए रिफ्यूल पेट्रोल भरवाया जा रहा है, डीजल भरवाया जा रहा है, रिफ्यूल किया जा रहा है। इस वक्त काफिला थमा हुआ है, रुका हुआ है बीच में। 882 किलोमीटर के रास्ते के बीच में जेबर पेट्रोल पंप पर रोका गया है। पहले से यहां पर इंतजाम किए होंगे, सुरक्षा देख लीजिए किस तरीके की है। अगर गाड़ियों को रोका गया है, काफिले को रोका गया है तो चारों तरफ बंदूकधारी गश्ती पर लग गए हैं, बंदूक ताने खड़े हैं। रास्ते में भी हमने दिखाया है किस तरह से इन गाड़ियों के भीतर से बंदूक की नारें झांक रही थी और यहां भी दिखाई दे रहा है कि कैसे बंदूकें तान कर पुलिस यहां चौकस है, पहरा दे रहे हैं और गाड़ियों में रिफ्यूल कराया जा रहा है, गाड़ियों में डीजल डाला जा रहा है। और इसी वजह से जेबर पेट्रोल पंप पर ग्रेटर नोएडा के रोका गया है, कुछ देर के लिए काफिले को रोका गया है। लगातार 2:30 बजे से यह काफिला चला आ रहा था और इस वक्त 8 बजने को है, यानी कि तकरीबन 5.5 घंटे से। तो अब रिफ्यूलिंग की जरूरत थी, फ्यूल डालने की जरूरत थी, डीजल पेट्रोल डालने की जरूरत थी और इसीलिए रोका गया है यहां पर। और इसी एम्बुलेंस में है मुख्तार अंसारी, ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीर कई मायनों में बड़ी है। सियासत से लेकर अपराध जगत के लिए ये बड़ी तस्वीर है, बड़ा संदेश है जो दिया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए में। और इस काफिले की रिपोर्टिंग लगातार न्यूज़ 18 कर रहा है, रोपड़ से लेकर अब तक। और आपको बता दें कि बांदा तक हम करेंगे, जेल तक हम पहुंचा के आएंगे इस पूरे काफिले को। लाइव आप देखेंगे एक एक तस्वीर को। ये जेवर पेट्रोल पंप की इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं आप। माफिया मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस के भीतर है और उस एम्बुलेंस में इस वक्त डाला जा रहा है डीजल और इसी वजह से इस काफिले को इस वक्त रोका गया है पेट्रोल पंप पर जेबर में। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफर कैसे बन गया है, इतना बड़ा मामला क्यों बन गया है, ये देखिए जरा किस तरह की चौकसी है पेट्रोल पंप पर। हर किसी को पेट्रोल पंप से दूर किया जा रहा है, किसी को भी पास नहीं फटकने दिया जा रहा है। पुलिस बेहद चौकस है, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 100 एसओजी के जवानों का दस्ता साथ में मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं और तब इस काफिले को ले जाया जा रहा है। और अब अगर पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ा है तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी नजर आ रही है। अमित गंजू हमारे संवाददाता मौके से मौजूद हैं लगातार काफिले से। अमित, अगर आप सुन पा रहे हो, जेवर पेट्रोल पंप पर इस वक्त काफिला रुका हुआ है, क्या हो रहा है यहां पर? तो जेवर पेट्रोल पंप से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर काफिला रुका है। कुछ देर के लिए आगे बढ़ेगा, बांदा के लिए चलेगा, रोपड़ से चलकर सीधे यहां पर आकर रुका है। बीच में मुरथल के पास महज 3 मिनट के लिए रुका था काफिला और अब यहां पर रुका है कुछ देर के लिए। डीजल भी भरा जाना है, हो सकता है कि चाय भी ली जा रही हो, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि लगातार 5.5 घंटे से चल रहा था काफिला और बेहद रफ्तार के साथ। तो कुछ देर के लिए रुका है, लेकिन इंतजाम यहां पर सुरक्षा की चौकस है। आपको बता दूं मैं कि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर। खुद आईजी रेंज मौजूद है मथुरा में और यहां बड़ी सुरक्षा के बीच काफिले को रोका गया है। तो ये तस्वीर क्यों बड़ी है, क्या मायने हैं और इतना बड़ा मुद्दा ये कैसे बन गया, क्या इतिहास रहा है मुख्तार अंसारी का। और इस ट्रांसफर के जरिए जो आज रोपड़ जेल से बांदा जेल के बीच में हो रहा है मुख्तार अंसारी का, क्या क्या संदेश हैं, मैसेज हैं सियासत से लेकर अपराध जगत तक के लिए। आज महाबहस होगी, इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस और जुड़े रहे मेरे साथ कई मेहमान इन लाइव तस्वीरों के साथ जो लगातार हम आप तक ला रहे हैं। और इस बड़ी तस्वीर को, इसके बड़े मायनों को आइए समझते हैं। AK जैन पूर्व डीजीपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष राय मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कृष्णानंद राय के बेटे हैं, अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के विक्रम सिंह साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, पूर्व डीजीपी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आप हमें समझा दीजिए कि ये तस्वीर
किसी भी कैदी का ट्रांसफर होना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई बड़ी बात नहीं रहती है, यह रूटीन ट्रांसफर चलता रहता है। मगर आज यह तस्वीर इतनी बड़ी क्यों बन गई? क्या वजह है इसके पीछे? किन्होंने बना दिया इस तस्वीर को इतना बड़ा? अजय जी, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो आरोपी है जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कोई सामान्य आरोपी अपराधी नहीं है, वो यूपी का ही नहीं हिंदुस्तान का माना हुआ शातिर अपराधी है। और इसलिए इसके पहले भी जब खुद ही उनके परिवार कह रहा है कि उनके साथ अनहोनी हो सकती है, इनके गुर्गे इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और इस तरीके की आशंकाओं का जन्म हुआ है, तो मैं समझता हूं कि जो भी सावधानी पुलिस बरत रही है वो कम होगी। पूरी सावधानी जिससे कि त्रुटि विहीन और फ्लॉलेस सीमलेस ट्रांसफर रोपड़ जेल से बांदा जेल तक हो जाए, क्योंकि दुस्साहस कोई अगर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना यूपी पुलिस का काम है। हर आदमी ये कह रहा कहीं ऐसा ना हो गाड़ी पलट जाए, विकास दुबे ना हो जाए ये चीज, लेकिन यूपी पुलिस मानवाधिकार संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है जी। और जब तक कि कोई, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई मौका आ नहीं सकता है कि मतलब मुख्तार अंसारी को कोई असुरक्षा होगी, और इसी लिए लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुख्तार अंसारी सकुशल बांदा जेल पहुंच जाएं, इसीलिए इतनी बड़ी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी है जो इस बार मुख्तार अंसारी के लिए की गई है। गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट रूल्स से अधिक 30 आदमी एक प्लेटून की स्ट्रेंथ लगाई जाती है, लेकिन जितना मुझे दिखाई पड़ रहा है ये 4 प्लेटून से भी ज्यादा, और रास्ते में पड़ने वाले सभी एसपी एसएसपीज डीएम्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, रेलवे फाटक के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था, पेट्रोल पंप जहां पर रिफिलिंग होगी और जहां कहीं भी कॉन्वॉय रुकता है वहां समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिसको आप ले जा रहे हैं उसका नाम मुख्तार अंसारी है, जो आतंक तो क्या रास्ते में कोई थ्रेट है? इस वजह से भी इतनी सुरक्षा व्यवस्था है? निसंदेह थ्रेट है, निसंदेह थ्रेट है। थ्रेट 2 कारणों से है। इनके अपने गिरोहबंद वाले इनको छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले अगर याद करें ये 8-10 गाड़ी का काफिला खुद भी लेके चलते थे, एक रंग की, एक नंबर की, और उसमें कम से कम 25-30 बंदूकधारी लेके चलते थे। इनके गिरोह अपनी नमक हलाली दिखाने के लिए कुछ दुस्साहस कर सकते हैं, इनके इतने प्रतिद्वंदी हैं, इनके इतने दुश्मन हैं, वो कुछ दुस्साहस कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को इसीलिए हमने विक्रम सिंह साहब या रास्ते में लाइव तस्वीरें ये भी दिखाई हैं कि इन गाड़ियों के भीतर से जो पुलिस लेकर चल रही है, इन खिड़कियों से बंदूक की नालें झांक रही हैं। पूरे रास्ते जब 100-125 की रफ्तार में ये गाड़ियां चल रही हैं तो भी बंदूक की नालें इनके भीतर से बाहर झांकती हमें दिखाई दी हैं। हमने दिखाया है लाइव में। जैन साहब, आप तो ये समझाइए कि आज इस ट्रांसफर से मैसेज क्या जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, चाहे वो